हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ चीजें बुनियादी रूप से जरूरी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम बिना वजह आदतन जमा करते रहते हैं। जरा सोचिएगा। मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई अपने 40 साल के तजुर्बे से आपके लिए लाया हूं मेंटल हेल्थ A to Z। हमारी सीरीज मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी के लिए आदि से अंत तक। आपको याद है ना, पिछले एपिसोड के एंड में मैंने आपको एक प्रचलित गीत याद दिलाया था, मुझे नींद न आए। हमारे जीवन में पूरे जीवन काल के लिए और खासकर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो बुनियादी चीजें जरूरी है उनमें से एक है नींद, अच्छी स्लीप। स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए नींद शायद कुछ 2-4 बुनियादी जरूरतों में से एक है। इसलिए जब नींद की समस्या होती है, स्लीप ठीक से नहीं बनती, तो स्वास्थ्य की बहुत सारी परेशानियां जमा हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे आई से इंसोम्निया की। आइए जानते हैं इंसोम्निया के बारे में। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पूरे बॉडी, ब्रेन, माइंड सिस्टम के लिए जो एक रेस्टोरेटिव, रिजुवेनेटिंग फंक्शन है, वो है अच्छी नींद का। तो नींद में एक या दूसरे प्रकार की समस्या हो, अस्थायी रूप से, टेम्पररी या लॉन्ग टर्म या परमानेंट रूप में, तो स्वास्थ्य के बहुत सारे पहलू बिगड़ जाते हैं। इसलिए इंसोम्निया कारण भी हो सकता है स्वास्थ्य की तकलीफ का, बीमारी का। अपने आप में इंसोम्निया एक बीमारी भी हो सकती है, और इंसोम्निया परिणाम हो सकता है स्वास्थ्य की किसी बीमारी या तकलीफ का। अगर कभी कभार अच्छी नींद ना आए तो इसको हम ज्यादा गौर ना करें, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ दिनों तक, 1 या 2 हफ्ते तक नींद आने में अगर तकलीफ हो, या बीच बीच में रात में नींद खुल जाए, या अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो, बहुत जल्दी नींद खुल जाए, तो सावधान हो जाना जरूरी है। आइए समझते हैं इंसोम्निया होता क्यों है। जो 5 प्रमुख कारण समझे जाएं। सबसे पहले कुछ फिजिकल सर्कमस्टेंसेस या भौतिक कारण, हालात। दूसरा, इमोशनल डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग दिल की बातें। तीसरे, मेडिकल या फिजिकल इलनेस हो, गंभीर। चौथा, बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों में, मेंटल डिसऑर्डर्स में स्लीप डिस्टर्बेंस एक कॉमन सिम्टम है। और पांचवा, प्राइमरी इंसोम्निया, इंसोम्निया एज एन इलनेस। जो सबसे पहला कारण अक्सर होता है नींद में तकलीफ होने का, और उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। हालात, फिजिकल सर्कमस्टेंसेस या भौतिक कारण, बहुत मच्छर है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, और कोई ऐसा सर्कमस्टेंशियल रीजन, और इसको हम समझे, ये जरूरी है अगर टेम्पररी स्लीप डिस्टर्बेंस हो। दूसरा, जज्बाती या इमोशनल रीजंस। घर में, परिवार में कुछ अनबन हो गई, अपने बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से, गर्लफ्रेंड से कुछ कहा सुनी हो गई, या एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए या फेल हो गए। तीसरा, बहुत सारी मेडिकल इलनेसेस में पेन या दूसरे शारीरिक लक्षणों को लेकर नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और चौथा जो महत्व का कारण है, जो समाज में अक्सर मिस होता है, वो है मानसिक बीमारियों के भाग रूप इंसोम्निया या अनिद्रा का सिम्टम। तो हमें सावधान रहना होगा कि अगर हमने जो पहले 3 कारण गिनवाए, ऐसे कोई हालात नहीं है, तो हम मानसिक स्वास्थ्य के कारण को ढूंढें। और अगर ये चारों में से कोई नहीं है, तो एक अनकॉमन लेकिन कभी कभार देखी गई समस्या है प्राइमरी इंसोम्निया की, अनिद्रा की बीमारी, और उसके लिए जांच और इलाज अलग होगा। अक्सर ये देखा गया है कि समाज में हम में से बहुत ज्यादा लोग थोड़ी सी नींद की समस्या के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स, बेड टाइम सेडेटिव्स खुद जाके खरीद लेते हैं और लेते रहते हैं। एक खतरे की निशानी यह है कि जो नींद की दवाई कुछ 40-50 साल से अक्सर ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव्स के रूप में मिलती रही है, वो काफी हानिकारक हो सकती है। एब्यूज या एडिक्शन, उसका हमारे इम्यून सिस्टम पे असर और ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे असर काफी नेगेटिव होता है। तो एक सबसे बड़ी हिदायत यह है
कि बिना डॉक्टरी जांच के, बिना डॉक्टरी सलाह के स्लीपिंग पिल्स और ट्रैंक्विलाइजर सेडेटिव्स न शुरुआत करें, न लंबे अरसे तक कंटिन्यू करें। और जो प्राइमरी इंसोम्नियाज हैं, बुनियादी रूप से अनिद्रा की बीमारी, उसकी जांच पड़ताल होगी स्लीप लेबोरेटरी में। पूरे रात की ईईजी स्टडी के बाद, 2-3 नाइट्स की ईईजी स्टडी के बाद स्लीप लैब से पता चल सकता है जो प्राइमरी इंसोम्निया है। तो इसको दूसरे नजरिए से देखें। अगर हम में से किसी को थोड़े दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ समय के लिए अनिद्रा लगे, या हमारे मित्रों में, परिवार में इंसोम्निया की समस्या हो, तो कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले हालात ठीक कर लें जितने कंफर्टेबल हो सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक। दूसरा, ये जांच कर लें कि कोई शारीरिक बीमारी मिस नहीं हो रही है, या अगर शारीरिक बीमारी है तो उसका मुनासिब इलाज हो। तीसरा, इमोशनल डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस, कोई तनाव है अगर, तनाव को जांच लें। और अगर जरूरी हो, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सलाह कर लें कि कहीं अनिद्रा जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी मानसिक बीमारी का लक्षण तो नहीं है। मोटे तौर पे सेल्फ केयर और स्लीप हाइजीन, सिंपल डे टू डे मेजर्स फॉर बेटर स्लीप, ये करने के बाद ही जो नींद की दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर जरूरी है, डॉक्टरी सलाह पे कुछ समय के लिए नींद की दवाई ली जाए, लेकिन लंबे अरसे तक हो सके तो नींद की दवाइयां जितनी कम लेंगे, जितने कम समय के लिए लेंगे, वो अच्छा है। अच्छी खबर यह है कि जबकि पिछले कुछ दशकों में, जैसे मैंने कहा, सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव्स जो एडिक्टिव है, इनका इस्तेमाल होता रहा है 70-80 के दशक में और 90 के दशक में, 2000 के बाद भी। अब पिछले 10-20 सालों में स्पेसिफिक स्लीप प्रमोटिंग एजेंट्स बतौर मेडिसिन अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि अगर नींद के लिए दवाई आपको दी भी जाती है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, डायलॉग करें, पूछें कि ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव्स न करके जो स्लीप प्रमोटिंग एजेंट्स हैं खास, उनका इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने कहा, बहुत सारी साधारण सी स्वास्थ्य समस्याओं की तरह अनिद्रा की समस्या के लिए सेल्फ केयर शायद बेस्ट तरीका है ज्यादातर केसेस में। हम सब के लिए जो एक जरूरी हैबिट है उसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। जैसे हम महामारी के दौरान सीख गए हैं शारीरिक हाइजीन, सफाई हाथ की और अपने वातावरण की, उसी प्रकार स्लीप हाइजीन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रात का खाना सोने के समय से हो सके तो कम से कम 1.5-2 घंटा पहले लें। खाना खाने के बाद इमीडिएटली तुरंत जाके लेट के नींद की कोशिश ना करें। सोने से पहले आखिरी आधे 1 घंटे में कोई एक्साइटिंग या हॉरर मूवीज जैसी चीजें न करें। आखिरी आधा 1 घंटा अनवाइंडिंग थोड़ा चाहिए। अगर हो सके बिस्तर में सो गए, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है या अपने परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है प्रिय चीजों की। कैफीन का कोई भी पदार्थ, चाय, कॉफी, कोको कोला, पेप्सी जैसे, हो सके तो शाम के 5-6 बजे के बाद या कम से कम 8 या 9-10 बजे के बाद सेवन न करें या कम करें। ये इंश्योर कर लें कि आप कंफर्टेबली लेटे हैं, हालात जितने मुनासिब हो ठीक हो सकते हैं। बहुत बार अनिद्रा की समस्या स्लीप हाइजीन रेगुलेट करने से अपने आप ठीक हो जाती है। हम सब हालात के और संस्कृति के और हमारे कामकाज के मुताबिक अपना 24 घंटे का एक स्लीप वेक साइकिल बना लेते हैं, व्यक्ति विशेष, परिवार या कोई समाज। आइए अब बात करते हैं, पिछले एपिसोड के हमने बात की थी एच फॉर हाइपोकॉन्ड्रियासिस, और अक्सर सवाल ये उठा है कि अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं और जांच करने के बाद कोई बीमारी नहीं मिल रही है तो जांच किस हद तक होते रहना चाहिए। हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में, साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में अक्सर ये पाते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस के मरीज 3-4 मोटी सी फाइल्स, जांच की रिपोर्ट्स लेके हमारे पास आते हैं। इसमें न सिर्फ लेबोरेटरी पे स्ट्रेस होता है, पैसा व्यय होता है, लेकिन व्यक्ति की जो फीलिंग है वो भी
परपेचुएट होती रहती है कि मुझे कोई बीमारी है। तो एक विचार यह है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिजिकल सिम्टम्स विदाउट मेडिकल कॉज की स्थिति में कहीं ना कहीं जांच पे रोक लगनी होगी। कुछ जांच करके उसके बाद जांच करना शायद मुनासिब ना हो। अगर हमारी ये सीरीज मेंटल हेल्थ A to Z आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे अगले एपिसोड के लिए।